सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे चैनल पर। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको आपकी एसएसटी की हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 9th पढ़ा रहा था और ये चैप्टर नंबर 9th का जो नाम था वो था नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसके 2 वीडियो मैं ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ, आप पढ़ चुके होंगे। आज हम लोग इस लेसन का 3rd वीडियो पढ़ेंगे। चूँकि लेसन जो है ये लंबा है, इसलिए आज मैं 3rd जो पार्ट होगा इस लेसन का, उसमें इस चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। आशा है कि आप सभी लोग रेडी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ऑनलाइन क्लास और चैप्टर नंबर 9 का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको कंप्लीट करते हैं। तो पिछले वीडियो में जिस पॉइंट पर मैंने आपको छोड़ा था उस पॉइंट पर ले चलते हैं और वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि जब अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन कर दिया तो भारतीय नेताओं ने यानी कांग्रेस के नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। इससे ही इसी समय बायकॉट मूवमेंट यानी बहिष्कार आंदोलन भी चलाया और इसी आंदोलन को वंदे मातरम मूवमेंट भी कहा जाता है। तो इस लेटर को हमने देखा था, इस लेटर पे हमने इस पॉइंट पे एंड किया था। अब इससे आगे बढ़ते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट एमंग द मासेस, यानी स्वदेशी आंदोलन से लोगों के अंदर जो है ये राष्ट्रवादी भावनाएं भर गई। इट गेव द एक्सट्रीमिस्ट द अपॉर्चुनिटी टू लीड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, और इसे जो उग्रवादी नेता थे यानी गरम दल था जिसे हमने कहा था एक्सट्रीमिस्ट, इन नेताओं को मौका मिल गया कि वे देश के आंदोलन का नेतृत्व करें। जैसा कि मैंने बताया था कि कांग्रेस में 2 गुट थे, एक था मॉडरेट और दूसरा था एक्सट्रीमिस्ट। तो मॉडरेट की पॉलिसी लोगों को पसंद नहीं आई थी, यानी मॉडरेट लोग प्रार्थना पत्रों के जरिए, सभाओं के जरिए अपनी बात को रखते थे। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये उग्र तरीके से अपनी बात को रखना जानते थे। और जैसा कि हमने देखा कि स्वदेशी मूवमेंट चलाया इन्होंने, बायकॉट मूवमेंट चलाया, लोगों को एकजुट करके अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इन्होंने धरना प्रदर्शन किए। तो इनकी नीतियां जनता को पसंद आई और स्वदेशी मूवमेंट के बाद इन लोगों ने यानी एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। द गवर्नमेंट अरेस्टेड द लीडर्स एंड द स्प्रेड ए reign of terror to suppress the anti-partisan movement but failed to curb it. At last, in 1911, the British government had to repeal the partition of Bengal. तो जब ये नेता यानी एक्सट्रीमिस्ट नेता जब आंदोलन को लीड करने लगे तो अंग्रेजी सरकार ने इस ग्रुप के नेताओं को अरेस्ट करना शुरू किया और साथ ही साथ लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की, यानी स्प्रेड रेन ऑफ टेरर, यानी लोगों में डर की भावना पैदा करने की कोशिश अंग्रेजों ने की। इसके साथ ही साथ उन्होंने सप्रेस द एंटी पार्टीशन मूवमेंट, बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन चल रहा था उसको सप्रेस माने समाप्त करने की कोशिश अंग्रेजों ने की। लेकिन वे इसमें फेल हो गए, यानी बट फेल टू कर्ब इट, कर्ब माने दबाने में। लेकिन अंग्रेज इस आंदोलन को दबाने में नाकाम रहे और एंड एट लास्ट इन 1911, और अंततः 1911 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू रिपील द पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1911 में अंग्रेजी सरकार को बंगाल का जो विभाजन किया था उन्होंने उसको रद्द करना पड़ा, यानी बंगाल विभाजन को उन्होंने वापस ले लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एक्सट्रीमिस्ट यानी रेडिकल नेता थे इनके आंदोलन के सामने ब्रिटिश सरकार झुक गई और उन्होंने जो 1905 में बंगाल का विभाजन किया था उसके ठीक 6 साल बाद यानी 1911 में उस बंगाल विभाजन को अंग्रेजों को रद्द करना पड़ा। यहाँ पर ओकेबुलरी दी गई है। यहाँ रिपील का मतलब बताया गया है। रिपील माने होता है टू अंडू द ला, यदि कोई सरकार कोई कानून बनाती है और फिर उस कानून को वापस ले लेती है यानी उस कानून को रद्द कर देती है तो उसी को कहते हैं रिपील। यानी किसी बनाए गए कानून को जब वापस लिया जाता है या उसको रद्द किया जाता है तो उसको रिपील कहते हैं। अब अगला पॉइंट है सूरत स्प्लिट, हिंदी में कहेंगे सूरत विभाजन। सूरत विभाजन यानी सूरत में कांग्रेस का बैठक होना था।
हर साल कांग्रेस की एक बैठक होती थी जो कि दिसंबर के महीने में होती थी। तो 1907 में जो कांग्रेस की बैठक होनी थी वह कहाँ होनी थी? सूरत में होनी थी। लेकिन इस सूरत बैठक में कांग्रेस दो गुटों में बट गई थी, उसी के बारे में इस पॉइंट में बताया गया है, तो आपको बता देते हैं। During the 1907 session of Congress held at Surat, difference began to crop up between the moderate and the extremist. After the session, one section of the Congress, led by Tilak, formed another group called extremist. It remained within the Congress but decided to have its own program. Through Swaraj was the goal of the Congress. Both moderates and extremists viewed it differently. For moderates, Swaraj meant self-government in the internal affairs. For extremists, Swaraj meant full freedom. Both the groups remained apart for the 9 years. During this period, the extremist leader Lal Bal Pal were very active in the national movement. यहाँ पूरे पैराग्राफ में बताया गया कि 1907 में कांग्रेस की बैठक होनी थी सूरत में। और जब सूरत में जब बैठक हो गई थी तो वहाँ जो कांग्रेस के दो ग्रुप थे, एक था मॉडरेट का और दूसरा था एक्सट्रीमिस्ट का, और दोनों के तरीकों में अंतर था। इस अंतर को लेकर इन दोनों गुटों में मतभेद गहरा होता चला गया। अंततः दोनों गुट के बीच यहाँ इतनी नौबत आ गई कि दोनों गुट सूरत में अलग हो गए। इनको कहा गया गरम दल और इनको कहा गया नरम दल, और ये विभाजन 1907 में सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ। गौर करने वाली बात है कि जो गरम दल था, गरम दल, इसके 3 नेता बहुत फेमस हुए यानी प्रसिद्ध हुए। वे 3 नेता लाल बाल पाल के नाम से जाने गए। ये तीनों नेता जो थे लाल बाल पाल के नाम से जाने गए। लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक। और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। तो ये जो 3 नाम हैं ये 3 नेताओं के शॉर्टकट नाम हैं। इनका फुल नेम मैंने आपको बता दिया। ये तीनों नेता एक्सट्रीमिस्ट यानी रेडिकल समूह के प्रमुख नेता थे। The British followed a policy of repression against extremists. Restrictions were imposed on press, public meetings were banned. Tilak was sentenced to 6 years of imprisonment in Mandalay for writing anti-British articles. However, they could not suppress the extremists. इस पैराग्राफ में लिखा गया है कि अंग्रेजों ने एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ बहुत ही कठोर नीतियां अपनाई, इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए। और इसी क्रम में जो बाल गंगाधर तिलक थे, यहाँ पर देखिए लिखा है बाल गंगाधर को 6 साल की सजा मिल गई यानी जेल भेजा गया। और जेल कौन सी थी? मांडले जेल में भेजा गया। तो जेल का नाम आपको नोट करना है, जेल का नाम है मांडले जेल, और 6 वर्ष की सजा दी गई थी। और ये लाल बाल पाल में से किसको दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक जी को दी गई थी, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक आर्टिकल यानी कि लेख लिखा था। उस लेख को देशद्रोह मानते हुए बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की जेल के लिए मांडले जेल भेज दिया गया था। अब यहाँ पर दिया गया है राइज ऑफ रिवोल्यूशनरीज यानी क्रांतिकारियों का जन्म। जैसा कि आप जानते हैं भारत में बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं, जिसमें आप जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, ये सभी लोग रिवॉल्यूशनरी थे। रिवॉल्यूशन का मतलब था क्रांतिकारी। तो इसमें लिखा है ड्यूरिंग द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी several revolutionary group came up in the several parts of the country. They were active in बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड पंजाब। तो यहाँ दिया गया कि 20वीं शताब्दी में कुछ रिवोल्यूशनरी लीडर का जन्म हुआ। और ये रिवोल्यूशनरी जो लीडर थे ये बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पंजाब में बहुत सक्रिय थे। तो 20वीं शताब्दी में जो है रिवोल्यूशनरी लीडर सामने आते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ रिवोल्यूशनरी लीडर के बारे में चित्र भी दिया गया है। तो इन रिवोल्यूशनरी लीडर को हम देख लेते हैं। पहले हैं खुदीराम बोस, ये भी रिवोल्यूशनरी थे। ये बेचारे जेल में बंद किया गया, बहुत यंग एज में नेशनलिस्ट मूवमेंट में शामिल हुए। और एक हैं भीखाजी कामा,
ये महिला थी, इनका नाम है भीखाजी कामा, और दूसरे हैं खुदीराम बोस। ये दोनों रिवोल्यूशनरी लीडर हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा है। दे हैड नो फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, यानी जो रिवोल्यूशनरी थे इनका संवैधानिक आंदोलनों में कोई विश्वास नहीं था। यानी रिवोल्यूशनरी हिंसक तरीके से, हिंसा के रास्ते से आज़ादी को छीनना चाहते हैं। देखा जाए तो वास्तव में असली जो देश के हीरो हैं वे रिवोल्यूशनरी लोग ही हैं। For them, only way to get the freedom was by terrorizing the British official and demoralizing the government. इनका जो नीति थी, इनका जो तरीका था वो ये था कि अंग्रेज के जो अधिकारी हैं उनको अंदर डर पैदा किया जाए, यानी उनको डराया जाए, और उनका जो मोरल है, उनका जो बल है या उनका जो साहस है उसको किसी तरह से तोड़ा जाए। तो रिवोल्यूशनरी लीडर्स का ये काम था कि अंग्रेजी अधिकारियों में डर पैदा करना और उनके अंदर जो हिम्मत है उनकी हिम्मत को तोड़ देना। द एक्टिविटीज ऑफ दीज ग्रुप्स इंटेंसिफाइड आफ्टर द गवर्नमेंट सप्रेस्ड पॉलिटिकल एजिटेशन। सम ऑफ द प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरीज वर खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, वी.डी. सावरकर एंड मैडम भिखाजी कामा। अब इस पैराग्राफ में आपको केवल इतना नोट करना है कि जो रिवोल्यूशनरी लीडर थे उनके नाम दिए गए हैं, इन नामों को आपको नोट करना है। तो पहला नाम है खुदीराम बोस, दूसरा है प्रफुल्ल चाकी, तीसरा है विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, और मैडम भिखाजी कामा। ये नाम है रिवोल्यूशनरी लीडर्स के, इनको आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। द यंग ऑफ बंगाल found all avenues of peaceful political protest blocked out of the sheer frustration. They took to heroic action and cult of the bomb. In December 1907, an attempt was made on the life of the Lieutenant Governor of Bengal. In April 1908, Khudiram Bose and Praful Chaki threw a bomb at a carriage believed to be occupied by the King's Ford, the judge at the Muzaffarpur. अब यहाँ पर कुछ काम जो रिवोल्यूशनरी ने किया उसके बारे में बताया गया है कि दिसंबर 1907 में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बंगाल का था, बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसके ऊपर एक हमला किया गया है, यानी उसको मारने का प्रयास किया गया, लेकिन वह बच गया। इसके बाद 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था एक गाड़ी पर, यानी जो बैलगाड़ी होती है उस बैलगाड़ी में अंग्रेज अधिकारी था किंग्सफोर्ड, ये मुजफ्फरपुर में जज था, ये मुजफ्फरपुर में अंग्रेज़ों की तरफ से जज था। तो जिस गाड़ी में किंग्सफोर्ड जा रहा था उस गाड़ी पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम फेंका ताकि किंग्सफोर्ड को मारा जा सके, लेकिन ये किंग्सफोर्ड बच गया। Revolutionaries set up their organization in several countries like USA, Germany, Indochina, Singapore, etc. The Ghadar party in USA was most active. इन क्रांतिकारियों ने कई देशों में अपने संगठन बना लिए। अब जिन देशों में संगठन बनाए थे वे देश हैं यूएसए यानी कि अमेरिका, जर्मनी, इंडो चाइना में, सिंगापुर में। इन देशों में इन क्रांतिकारियों ने अपने संगठन बनाए थे, और इन संगठनों में जो सबसे महत्वपूर्ण था जो आपको नोट करना वो थी गदर पार्टी, और ये कहाँ थी? अमेरिका में थी, और ये सबसे ज़्यादा एक्टिव थी। गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने, यहाँ नाम नहीं दिया गया है, मैं लिख दे रहा हूँ। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी अमेरिका में, और ये जो था रिवोल्यूशनरी आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण था। अब यहाँ पर दिया गया है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो यहाँ से आपको केवल इतना नोट करना है कि 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स यानी मोर्ले मिंटो सुधार लागू किया गया था, और इसे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के नाम से जाना जाता है। यानी जो अंग्रेज़ों ने एक सुधार किया जिसे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा गया, इसे इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहा जाता है, और इसे ही मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले
पैराग्राफ की तरफ इसमें लिखा गया है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब इसमें जो ऊपर कानून ये बताया गया है, इसकी विशेषता क्या थी इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखा जाए तो भारत में हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा है वो यहीं से शुरू हो गया था। इसी कानून के द्वारा अंग्रेजों ने एक नई व्यवस्था की थी। उसी नई व्यवस्था के बारे में यहाँ बताया गया है कि सेपरेट इलेक्टोरेट यानी separate electorate was introduced for Muslim only. Muslim candidate could contest election from these constituencies. अब उस नियम में बताया गया था कि भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे बना दिए गए जहां से चुनाव केवल मुस्लिम लड़ सकते थे, यानी हिंदू लोग यहां से चुनाव नहीं लड़ सकते थे। इस तरह अंग्रेज़ों ने, जैसा कि मैंने पहले बताया था, बंगाल विभाजन के समय से ही डिवाइड एंड रूल डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई थी। वही नीति यहाँ आगे बढ़ा दी गई, यानी बांटो और राज्य करो की नीति अंग्रेजों ने यहाँ भी दिखा दी जब उन्होंने मॉर्ले मिंटो सुधार को लागू किया। क्योंकि इस सुधार के द्वारा उन्होंने भारत में कुछ जगहें चिन्हित कर दी जहाँ से चुनाव केवल मुस्लिम लड़ सकते थे। द एक्ट वॉज part of the divide and rule policy of the British to weaken the nationalist movement। वही जैसा कि मैंने बताया कि ये जो नियम कानून बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि जो भारत में नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसको कमज़ोर किया जा सके और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लागू किया जा सके, यानी बांटो और राज करो की नीति को जारी रखा जा सके। द सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स शोड द सीट्स ऑफ डिवीजन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, यानी हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद का जो शुरुआत हुई, विवाद का जो या झगड़े का जो बीज था वो अंग्रेज़ों ने इसी कानून के द्वारा बो दिया था। और ये झगड़ा आज तक आपको समझ में आ ही रहा होगा कि आज भी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर झगड़े होते रहते हैं, जो कि शुरू हो गया था 1909 में। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। इसमें दिया गया फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग का गठन। जब अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच बंटवारे यानी विभाजन का बीज बो ही दिया, तब यहीं से मुस्लिम लीग, यानी जिसको जो जिन्ना की पार्टी था, आप जिन्ना के नाम से मशहूर होंगे, जिन्होंने पाकिस्तान को बनवाया था, वही जिन्ना इस मुस्लिम लीग के प्रोडक्ट बनते हैं और बाद में पाकिस्तान की मांग करके एक अलग देश बनाते हैं और हमारे देश का विभाजन हो जाता है। तो आइए देखते हैं मुस्लिम लीग के बारे में यहाँ क्या क्या दिया गया है। In 1906, a group of Muslim landlords and Nawab formed an All India Muslim League under the leadership Aga Khan. The main aim of the league was, यानी आगा खां जो नेता थे एक मुसलमानों के आगा खां, इनके नेतृत्व में मुसलमानों के जो बड़े बड़े ज़मींदार थे और जो नवाब थे उसमें, उन्होंने एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम इन्होंने क्या दिया, उस संगठन का नाम इन्होंने दिया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और इस मुस्लिम लीग को स्थापना किसने किया, आगा खां साहब ने किया। तो आगा खां के नेतृत्व में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया, जिसे आगे चलकर मुस्लिम लीग के नाम से जाना गया। अब ये मुस्लिम लीग क्यों बनाया गया उसका यहाँ पर उद्देश्य दिया गया है, to develop a feeling of loyalty to the British to safeguard the rights and interest of the मुसलमान, यानी जो भारत में मुसलमान थे उनको अंग्रेज़ों की तरफ मिलाने का काम किया गया ताकि भारत में अंग्रेज़ों के रहते मुसलमानों के साथ किसी तरह की नाइंसाफ़ी न होने पावे। इसलिए ये जो मुस्लिम लीग था ये अंग्रेज़ों से मिल गया। यानी क्योंकि उस समय भी हिंदुओं की आबादी देश में ज़्यादा थी, तो मुसलमानों को ये डर था कि हमारी संख्या कम हो सकता है, बाद में जब अंग्रेज़ चले जाएं तो हमारे साथ कोई अन्याय हो, इसलिए मुस्लिम लीग अंग्रेज़ों के साथ हो गया। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था, टू कीप द मुस्लिम मासेस अवे फ्रॉम द नेशनल मूवमेंट एंड द कांग्रेस। दूसरा यह था कि मुसलमानों को नेशनलिस्ट मूवमेंट से दूर रखा जाए, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ जो भारतीयों ने आंदोलन को चला रखा था, उस आंदोलन से मुसलमानों को हटाने के लिए मुस्लिम लीग ने प्रयास किए और इन्होंने यानी मुस्लिम लीग ने सभी मुसलमानों से कहा कि वे कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में न जाएं या कांग्रेस का किसी भी प्रकार से समर्थन न करें। और तीसरा जो ऑब्जेक्टिव था, टू मेक ए डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि कुछ जगहें चिन्हित कर दी गई जहाँ से केवल मुस्लिम लोग ही चुनाव लड़ सकते थे, यहाँ कोई भी हिंदू यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकता था। तो हमने देखा कि किस तरह मुस्लिम लीग की ये डिमांड थी और मुसलमानों ने अपने हित के लिए देश के साथ
कैसा सलूक किया। अगला हम पढ़ते हैं, द डिमांड्स फॉर द मुस्लिम वर कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1909। सम सीट्स इन द काउंसिल वर नाउ रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम एंड हु वर टू बी इलेक्टेड बाय द मुस्लिम वोटर्स। दिस टेम्पटेड पॉलिटिशियन टू गेन पब्लिक सपोर्ट बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर्स टू देयर ओन रिलीजियस ग्रुप्स। तो इस पैराग्राफ में कुछ खास नहीं है, वही दिया गया है कि किस तरह मुसलमानों ने अपने हित के लिए अंग्रेज़ों के साथ मिल गए और अपने लिए विशेष कानून बनवाने में सफल रहे। अब हम पढ़ते हैं होम रूल लीग के बारे में। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। होम रूल लीग जो कि बहुत ही अच्छा लीग बना था देश की आज़ादी नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए, इसको पढ़ते हैं हम लोग। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914, यानी पहला विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में शुरू हुआ। द ब्रिटिश क्लेम दैट दे वर फाइटिंग फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। अंग्रेजों ने कहा कि वे स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने क्या कहा? झूठ बोले अंग्रेज कि वे लोग आज़ादी और लोकतंत्र के लिए विश्व युद्ध लड़ रहे हैं। दे फोर्स्ड इंडियन टू ज्वाइन द आर्मी एंड पार्टिसिपेट इन द वार। इसलिए अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर दबाव बनाया कि वे उनकी सेना में शामिल हों और युद्ध लड़ने जाएं। इंडियन होप दैट दे टू वुड बी गिवन सेल्फ रूल आफ्टर द वार। भारतीयों को भी लगा कि हो सकता है विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज हमारे देश से चले जाएं, इसलिए वे लोग सेना में शामिल होने लगे। द प्रेस To press their demand for the self-rule, Home Rule League were launched between 1915-16 by बाल गंगाधर तिलक in पूना। तो इसी क्रम में जो बाल गंगाधर तिलक थे, जिनकी चर्चा हम लोगों ने कुछ देर पहले की, उन्होंने 1915 और 16 में, यानी इस सन नोट कर लीजिएगा, 1915 और 16 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। कहाँ पे की? पूना में की। होम रूल लीग की स्थापना दो लोगों ने की थी, एक श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी और दूसरे बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1915-16 में होम रूल लीग की स्थापना पूना में की थी। इस पॉइंट को आपको लिखना है। और दूसरा जो होम रूल लीग बनाया गया था वो श्रीमती एनी बेसेंट ने बनाया था। यहाँ पर लिखा देखिए, श्रीमती एनी बेसेंट इन मद्रास। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में की। तो दो, एक है पूना जहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की, दूसरा है मद्रास जहाँ पर एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तो आपको अंतर दोनों को ध्यान में रखना है। द डिमांडेड दैट इंडिया शुड बी ग्रांटेड सेल्फ रूल आफ्टर द एंड ऑफ द वर्ल्ड वार। और होम रूल लीग के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए। दे traveled all over the country to educate and organize public opinion for the movement. The Congress supported the demand of these two leaders. इस प्रकार ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया और इस बात के लिए उन्हें तैयार किया कि वे अंग्रेजों से सेल्फ रूल यानी स्वशासन की मांग करें। और इन दोनों के होम रूल को कांग्रेस वालों ने भी समर्थन किया। आगे है लखनऊ पैक्ट, इसके बारे में पढ़ते हैं। कब हुआ? 1916 में। इन 1916 कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग डिसाइडेड टू यूनाइट in their fight for self-rule. They signed the historic Lucknow Pact and decided to work together in the struggle for freedom. It was an important step toward the Hindu-Muslim unity. The moderates and extremists also united together. अब 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इस पैक्ट के दौरान यानी लखनऊ जो समझौता, इसको हिंदी में कहेंगे लखनऊ समझौता। इस लखनऊ समझौता में दो काम हुआ। पहला, जो नरम दल और गरम दल बन गए थे, यानी कांग्रेस के जो दो गुट बने थे, एक था एक्सट्रीमिस्ट का और दूसरा था मॉडरेट का। तो 1916 में लखनऊ में कांग्रेस की बैठक होनी थी। उसी बैठक में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों मिल गए। यानी 1907 में जो सूरत में विभाजन हुआ था, 1916 में वह विभाजन रद्द हो गया। यानी अब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों आपस में मिल गए, अपने मतभेदों को भुलाते हुए मिल गए। और दूसरा काम यह हुआ कि जो मुस्लिम लीग बनी थी और जो कांग्रेस थी, ये दोनों भी मिल गए। यानी ये दोनों अब मिल गए।
अंग्रेज़ों की जो बाँटो और राज करो की नीति थी वो यहाँ फेल हो गई। यहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिल गए। तो लखनऊ पैक्ट में यही 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप यहाँ से लिख लेंगे। इसके बाद अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया, उसको नाम दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसमें केवल आपको इतना लिखना है कि अंग्रेज़ों ने 1919 में कानून बनाया जिसे कहा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और इस समय जो भारत के वायसराय थे उनका नाम है चेम्सफोर्ड। आपको ये रटना है कि किसके शासनकाल में ये कानून बना, तो उनका नाम है चेम्सफोर्ड और ये क्या थे, वायसराय थे। दूसरा ये कानून कब बना, 1919 में बना, ये नोट करना है आपको। और इसके बाद हम देखते हैं रिफॉर्म पास्ड इन 1919 आल्सो नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसी कानून को क्या कहा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो इस कानून के 3 नाम हैं, तीनों नाम आपको नोट करने हैं। पहला नाम है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, दूसरा नाम है इसका ये दूसरा नाम इसका है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से इसे जाना गया। अब इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर हैं वो यहाँ पर हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट, ये मुझे लगता है कि चैप्टर अब आपका यहाँ पर फिनिश हो गया है। तो इस तरह ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया। अब हम अगले ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे किसी अन्य चैप्टर के साथ, और इस चैप्टर से आप लोग सभी इम्पोर्टेंट नोट्स तैयार कर लेंगे। तो आज की ऑनलाइन क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले दिन अगले चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय।